नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे, भारतीय संविधान को। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। इससे पहले हम लोग कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, और भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ये सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगी। ठीक, तो रामा अकेडमी आप सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय संविधान को। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय संविधान, सबसे पहले इसके निर्माण की बात करेंगे। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तो देखिए भारत में पहले ब्रिटिश शासन चल रहा था। देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल चल रहा था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो भारत की ओर से मांग की गई कि भारत भी एक स्वतंत्र देश बने और यहाँ का भी एक लिखित संविधान हो। तो पहले हम बात करेंगे कि विश्व में अगर कोई सबसे पहला लिखित संविधान है तो वो है आपका अमेरिका का लिखित संविधान, जो कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो आपके भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। इसके अलावा बात करेंगे विश्व का अलिखित संविधान, यानी कि मौखिक संविधान अगर कोई है तो वो है इंग्लैंड का संविधान। ठीक, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान ये है आपका अमेरिका, और सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो ये आपके भारत का हो जाएगा। ठीक, और विश्व का अलिखित संविधान, अलिखित संविधान अगर है तो ये है आपका इंग्लैंड का संविधान। ठीक, ये 3 पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। पहला और लिखित सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये आपका हो जाएगा भारत का, और अलिखित संविधान अगर कोई है विश्व में तो वो है आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड का, इसे यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। अब बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की। ठीक है, भारत का जो संविधान है इसका निर्माण कैसे हुआ है, आइए हम लोग जानते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करते रहेंगे। देखिए भारतीयों की ओर से सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा का जो निर्माण होना था सबसे पहले इसकी मांग की गई थी मई 1934 में। मई 1934 में स्वराज पार्टी की ओर से, मई 1934 में जो स्वराज पार्टी है इसने सबसे पहले मांग की थी, और ये मांग की थी रांची में, झारखंड की जो राजधानी है। ठीक है, तो भारतीयों की ओर से सबसे पहले मांग मई 1934 में स्वराज पार्टी की ओर से रांची में की गई थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसके अलावा भारत के संविधान निर्माण का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो सबसे पहले ये आया था एम.एन. राय। एम.एन. राव जो थे, एम.एन. राय, इनके मन में ये विचार आया कि भारत के संविधान का निर्माण हो 1934 में, और जो कि वामपंथी, ये जो थे वामपंथी दल के नेता थे। एम.एन. राय वामपंथी दल के नेता थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। वामपंथी दल के नेता कौन थे? एम.एन. राय। इन्होंने
भारत की ओर से सबसे पहली बार अपना विचार प्रस्तुत करके दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण हो वर्ष 1934 में। अब आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने भारत की ओर से अपना प्रस्ताव रखा था कि आधिकारिक रूप से जो अगर किसी ने मांग की है भारत के संविधान के निर्माण की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी वर्ष 1935 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वर्ष 35 में ही JL नेहरू, ठीक है, वर्ष 1935 में JL नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से किया जाएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इनके इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। JL नेहरू के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और नेहरू के इस प्रस्ताव को 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहा गया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जिसे स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा जब हमारा विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था 1939 से 45 के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में जो क्रिप्स मिशन है, वर्ष 1942 में निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण करने की मांग की थी। किसने? भारत की ओर से क्रिप्स मिशन ने 1942 में। इनके इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, किसने अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग ने इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को पहले 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। ठीक, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना जो है, इसके माध्यम से 1946 में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा प्रातिनिधिक के रूप में प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई। ठीक, फिर क्या हुआ? संविधान सभा का जो गठन होना था, इसके लिए क्या हुआ देखते हैं आगे। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। संविधान सभा जो है, इसका गठन, संविधान सभा के गठन के लिए 1946 में ही जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ था। ये चुनाव जो था ब्रिटिश भारत के लिए हुआ था। चुनाव जो हुआ था ब्रिटिश भारत के लिए, ठीक, और 296 सीटों के लिए हुआ था। ठीक, सीटें जो थीं इसमें 296 सीटें थीं। जब चुनाव हुआ तो इसमें से
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसको यहाँ पर टोटल 208 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 208 सीटें। इसके अलावा इसमें मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग को यहाँ पर टोटल जो सीटें प्राप्त हुई वो 73 प्राप्त हुई। इसके अलावा छोटे समूह व अन्य जो स्वतंत्र सदस्य थे इनको टोटल 15 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार ये 296 सीटों हेतु यहाँ पर चुनाव हुआ था। इसमें जो देसी रियासतें थीं उनमें से किसी ने प्रतिभाग नहीं किया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, देसी रियासतों में से किसी ने यहाँ पर प्रतिभाग नहीं किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान सभा के लिए एक चुनाव हुआ था। फिर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यहाँ पर समझ लेते हैं कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन है। ठीक है, कहाँ हुई थी? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन। काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और जिसे वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम जो लीग थी उसने इसमें प्रतिभाग नहीं किया था। ठीक, और इस पहली बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। पहली जो बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और केवल इसमें 211 सदस्यों ने ही इसमें प्रतिभाग किया था। मुस्लिम लीग जो थी उसकी मांग थी कि भारत को पहले 2 भागों में प्रतिभाग कर दिया जाए। ठीक, आगे देखते हैं जो संविधान सभा की ये पहली बैठक हुई थी इसमें संविधान सभा जो थी इसमें वरिष्ठ जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुन लिया गया था संविधान सभा की पहली बैठक में। ठीक, इसके बाद बात करेंगे संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी। दूसरी बैठक जो थी पहली बैठक के जस्ट 2 दिन बाद हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, दूसरी बैठक कब हुई है? ये 11 दिसंबर 1946 को हुई है। दूसरी बैठक में भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं उनको स्थायी अध्यक्ष, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखना आपको। और संविधान सभा की जो बैठक हुई थी इसमें उपाध्यक्ष अगर किसी को चुना गया तो यहाँ पर उपाध्यक्ष जो थे इसमें 2 कैंडिडेट्स थे। ठीक, कौन कौन थे उपाध्यक्ष के रूप में? एक थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी भी यहाँ पर उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है V.T. कृष्णामाचारी। V.T. कृष्णामाचारी जो थे यहाँ पर ये भी उपाध्यक्ष थे। तो 2 व्यक्तियों को यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किए गए थे ये वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इनका पूरा नाम है
वेनेगल नरसिंह राव, इनको संवैधानिक सलाहकार यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक, आगे बात करेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आगे देखते हैं। फिर भारत का जो संविधान था ये पारित कब हुआ? तो संविधान जो था ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। पारित या ऑप्शन में अंगीकृत, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है कि भारत का संविधान पारित कब हुआ या भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ। तो ये आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस भी इसे कहते हैं 26 नवंबर को ही। ठीक, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान का जो निर्माण हुआ था, निर्माण में कुल 60 देशों का अवलोकन किया गया। ठीक, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया संविधान के निर्माण में, और जो कुल खर्चा जो आया था इसमें वो 64 लाख रुपए का खर्चा आया। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया और समय जो लगा है इसमें वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, और इस पर 114 दिन बहस चली थी। ठीक है, पूछा जाए बहस कितने दिन हुई थी, तो इसमें 114 दिन बहस विचार विमर्श किया गया था, तब संविधान का निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। इसके अलावा आगे बात करेंगे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम या 12वीं बैठक भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। अंतिम या 12वीं बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, ये पहले राष्ट्रपति थे देश के प्रथम। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके अलावा बात करेंगे 24 जनवरी को ही हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया और राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, ठीक है, जिसको गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है, जो कि जिसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तो ये दोनों लिए गए हैं 24 जनवरी 1950 को, इन्हें अपनाया गया है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हमारा संविधान जो लागू कब हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक, संविधान कब लागू हुआ है पूछ सकता है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें यहीं पर देख लेते हैं, जब संविधान लागू हो गया तो यहाँ पर संविधान सभा में कार्य करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन सी समितियाँ थीं, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो जो समितियाँ थीं उनके कुछ अध्यक्ष भी रहे थे। देख लीजिए किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, जैसे कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे ये JL नेहरू थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, JL नेहरू। इसके अलावा
अगली थी नियम समिति और संचालन समिति। इसके अलावा झंडा समिति। इन तीनों के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा प्रारूप या मसौदा समिति की अगर बात करेंगे तो प्रारूप या मसौदा समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप इन्होंने तैयार किया था और मसौदा समिति को नाम से भी इसे जानते हैं, तो ये B.R. अम्बेडकर थे। इसके अलावा बात करेंगे प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे यानी कि राज्यों को जोड़ने वाले व्यक्ति जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये मौलिक अधिकारों व संवैधानिक अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। अल्पसंख्यक सलाहकार समिति जो थी इसके भी यही अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके इस प्रकार से अलग अलग अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप या मसौदा समिति के B.R. अम्बेडकर थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों व संवैधानिक अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे यहाँ पर ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक, तो ये पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें कुछ दिया है पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो है अब आगे हम लोग देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। तो जो संविधान की प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी भी कहा गया है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 32 है, ठीक, उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। इसके अलावा यहाँ पर एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। 1976 में इसमें प्रमुख 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक, ये शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसके अलावा राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। आइए इनका मतलब जानते हैं। तो समाजवादी का अर्थ है हमारे देश में
जो समाजवादी के अंतर्गत यानी कि किसी भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और मजदूर वर्ग, इन सभी में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को अवसर की समान अवसर यहाँ पर इन सभी को दिए जाएंगे। और हमारे देश में समाजवादी के अंतर्गत ही सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इनको वरीयता एक साथ दी गई है। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र यानी कि मिश्रित। इसके अलावा बात करेंगे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्मनिरपेक्ष यानी कि हमारे देश का कोई भी राजधर्म नहीं होगा। हमारे देश की सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से वरीयता दी जाएगी। ठीक, फिर इसके अलावा राष्ट्र की अखंडता की बात करें तो भारत एक अखंड भारत होगा, इसको कई टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ठीक, तो ये 42वां संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए। आइए आगे बात करते हैं प्रस्तावना के उद्देश्य, इसकी उद्देशिका जो है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए। आइए यहाँ पर देखते हैं उद्देशिका प्रस्तावना की जो है इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। ठीक, इसके अलावा समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र या गणराज्य। इसके अलावा समता या बंधुत्व। इसके अलावा न्याय। ठीक, ये शब्द प्रस्तावना के उद्देशिका में जोड़े गए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ है कि हमारा देश किसी भी बाहरी देश, किसी भी अन्य देश के अंतर्गत यानी कि बाहरी या आंतरिक रूप से किसी भी देश के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा। हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्रता है और ये देश जो है भारत किसी भी देश के साथ ये संधि कर सकता है और किसी के भी साथ ये मित्रता का भाव रख सकता है, यानी कि किसी के भी अधीन अब ये कार्य नहीं कर रहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसके अलावा समाजवादी, यहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो साम्यवादी व्यवस्था से किसी भी राज्य में उसका प्रभुत्व थोड़ा कम रहता है, यानी कि यहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब क्षेत्र के लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे देश का जो भी व्यक्ति निर्वाचित होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि अब्राहम लिंकन जो थे उनका कथन था लोकतंत्र से रिलेटेड कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। तो जनता ही हमारे देश में देश के सबसे बड़े मुखिया को ठीक है चुनती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। ठीक, तो ये लोकतंत्र में आएगा। गणतंत्र या गणराज्य की बात करेंगे तो हमारे देश का अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक, तो वो ना तो वंशानुगत बिल्कुल नहीं होगा। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कैसा होगा? वंशानुगत बिल्कुल नहीं होगा, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा इनडायरेक्ट रूप से, ठीक, या डायरेक्ट रूप से। जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ पर वंशानुगत शासन चलता है, राजा का पुत्र राजा बनेगा, राजा की पुत्री रानी बनेगी, तो ऐसा यहाँ पर कोई भी शासन नहीं होगा। समता या बंधुत्व, यानी कि सभी व्यक्तियों में समता, समानता और बंधुत्व और भाईचारे की यहाँ पर विचार किया गया है, भाईचारे का, और सभी व्यक्तियों के लिए समान प्रकार से न्याय व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। ठीक, तो उस प्रस्तावना की उद्देशिका में ये शब्द यहाँ पर जोड़े गए हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, इससे रिलेटेड आगे कुछ और भी टॉपिक होंगे, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।